सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर। आप पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था प्रतिबंधात्मक प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब उससे आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रायिकता का गुणन प्रमेय, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। पहले पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसको एक बार लिखते हैं। पिछली बार आप ले रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी बताता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए व्हेन वी एज हैपन। ए के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जबकि बी हो चुकी हो। और इसका क्या फॉर्मूला था? ये फॉर्मूला आया था आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और साथ साथ आपने लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए। V oblique A means conditional probability of happening of event B when A has happened। और ये किसके बराबर था? ये बराबर था आपके पास probability of A intersection B अपॉन PA, ये था। तो ये प्रतिबंधात्मक प्रायिकता की बात हो गई थी। तो इन्हीं को अपन काम में ले सकते हैं। किन्हीं दो घटनाओं A और B के लिए, अगेन फॉर एनी टू इवेंट्स A एंड B, आप इसी से ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी के साथ साथ होने की प्रायिकता। पी ए को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए, यानी कि कोई भी दो घटनाएं ए और बी, उनके साथ साथ होने की प्रायिकता, ए के होने की प्रायिकता इंटू बी के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जबकि ए हो चुकी हो। और अगर इस वाले रिजल्ट से ले लेते आप तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या लिख सकते थे आप? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी। यानी क्या हुआ, एक बार दोबारा से पढ़ लें। फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस, उनके साथ साथ होने की प्रायिकता, ए के होने की प्रायिकता इंटू बी के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जबकि ए हो चुकी हो, या बी के होने की प्रायिकता इंटू ए के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जबकि बी हो चुकी हो। या और आसान से कहें कि ए और बी दो घटनाएं हैं, उनके साथ साथ होने की प्रायिकता, किसी भी एक घटना के होने की प्रायिकता इंटू दूसरी के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जबकि पहली हो चुकी हो। तो यही आपका क्या कहलाता है? प्रायिकता का गुणन प्रमेय कहलाता है। अच्छा, ये तो आपने दो इवेंट के लिए लिखी। इसी तरह से अगर तीन इवेंट हों उसके लिए भी लिख सकते हैं। फॉर एनी थ्री इवेंट्स, फॉर एनी थ्री इवेंट्स ए बी एंड सी, किन्हीं तीन घटनाओं ए बी सी के लिए, किन्हीं तीन घटनाओं कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी के लिए, तीनों के साथ साथ होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले क्या था? दो घटनाएं थी, दो घटनाओं के साथ साथ होने की प्रायिकता लिख रहे थे आप। क्या लिख रहे थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब कह रहे हैं तीन घटनाएं हैं ए बी सी, तो तीनों के साथ साथ होने की प्रायिकता, ए के होने की प्रायिकता, पहले घटना ए ले ली, इंटू बी के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जब ए हो चुकी हो, और इसी तरह से फिर सी के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जब ए और बी दोनों हो चुकी हों। जो पहले दो घटनाओं के लिए लिखा था उसी को तीन घटनाओं के लिए लिख दिया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि पहले ए के होने की प्रायिकता की बात हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी के होने की प्रायिकता लिख दी, फिर बी हो चुकी हो तब सी के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन वी एज हैपन, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन वी एंड सी बोथ आर हैपन। इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब किसी भी एक घटना के होने की प्रायिकता, फिर दूसरे के होने की, फिर तीसरे के होने की, इसी को अपन सी से स्टार्ट कर सकते हैं।
या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए व्हेन सी हैज हैपन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी व्हेन ए एंड सी बोथ आर हैपन। तो किसी तरह से लिख सकते हैं। पहले आपने क्या किया था, कोई भी दो घटनाएं लिखी थी, दो घटनाएं ए और बी दोनों के साथ साथ होने की प्रायिकता क्या था, किसी एक घटना के होने की प्रायिकता इनटू दूसरी के होने की प्रतिबंधात्मक जबकि पहली हो चुकी हो। उसी को अपन ने तीन घटनाओं के लिए कर दिया। जैसे तीन घटनाएं ए बी सी, तो तीनों घटनाओं के साथ साथ होने की प्रायिकता क्या आएगा, एक घटना के होने की प्रायिकता, या पहले आपने लिख दिया ए के होने की प्रायिकता इनटू बी के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जबकि ए हो चुकी हो, फिर सी के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जब ए और बी हो चुकी हो। इसी को आप दूसरी तरह से लिख सकते थे, पहले ए के होने की बजाय पहले बी भी हो सकती थी, सी भी हो सकती थी। तो दूसरी लाइन में क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए बी सी के साथ साथ होने की प्रायिकता, बी के होने की प्रायिकता इंटू सी के होने की प्रायिकता जब बी हो चुकी हो इंटू ए के होने की प्रायिकता जब बी और सी दोनों हो चुकी हो। अगेन probability of simultaneous occurrence of A, B and C, that is probability of A intersection B intersection C, this equal to probability of happening of C into probability of happening of A when C has happened into probability of happening of A B when A and C both are happen। अच्छा, इंटरसेक्शन लिखा है, इसको इंटू वाले में भी लिख सकते हैं। इंटू में कैसे, probability of A B C, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी यानी कि तीनों का साथ साथ होना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखें या ए इंटू बी इंटू सी लिखें, ये किसके बराबर होगा, उसी तरह से लिख दिया ए के होने की प्रायिकता इंटू बी के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जब ए हो चुकी हो इंटू सी के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जब ए और बी दोनों हो चुकी हो। ऐसा सिंबल लिखा हो या जो आपने पहले लिख दिया वो लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है, इंटरसेक्शन या इंटू, ये साथ साथ होने को बताती है। अच्छा, ये अपन ने तीन घटनाओं के लिए होने को लिखी, अगर एन घटनाएं होती तब फॉर एनी एन इवेंट्स, एन घटनाएं दे रखी हैं A1 A2 A3 डॉट 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 AN, देन तब उनके साथ साथ होने की प्रायिकता किन्हीं एन घटनाओं A1 A2 A3 डॉट 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 AN के लिए फॉर एनी एन इवेंट्स A1 A2 A3 अप टू AN। तो क्या है, सबके साथ साथ होने की प्रायिकता A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन AN, मैंने यहाँ इंटरसेक्शन की बजाय क्या है डॉट लगा दिया, इनटू लिख दिया। तो किसी भी एक घटना के होने की प्रायिकता पहले A1 के होने की प्रायिकता इंटू A2 के होने की प्रायिकता जब A1 हो चुकी हो इंटू A3 के होने की प्रायिकता जब A1 और A2 दोनों हो चुकी हों, और फिर डॉट 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 लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ AN जबकि A1 से लेके AN-1 तक हो चुकी हों। यानी कि जो आपने दो घटनाओं के लिए किया, पहले दो घटनाओं कौन सी, ए और बी के लिए, उसी को आप तीन घटनाओं के लिए लिख सकते हैं, उसी के लिए चार घटनाओं के लिए लिख सकते हैं, और वही रिजल्ट आप n घटनाओं के लिए भी लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, प्रायिकता का गुणन प्रमेय, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसमें भी स्पेशल केस, यदि ए और बी इंडिपेंडेंट हो जाएं, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हों तब पहले तो सामान्य घटनाएं थी, अब आपने स्वतंत्र घटनाएं ले ली। स्वतंत्र घटनाएं जैसे अपन एग्जाम्पल देते हैं, ए तो क्या है, ए घटना तो है आपके द्वारा किसी समस्या को हल करना, और बी क्या है, किसी सिक्के को फेंकने पर हेड आना। दोबारा से, ए क्या है, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ,
ए है आपके द्वारा समस्या का हल होना, और बी कौन सी घटना दे रखी है, उछाले गए सिक्के पर हेड आना। अब ये कैसी घटना है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा देख सकते हैं आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और सिक्कों को उछाला, सिक्के पर हेड आ गया, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी। सिक्के पर हेड आने या ना आने से क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसी तरह से अपन ले रहे हैं ए और बी कैसी इवेंट्स हैं, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन वी एज हैपन, और यू कैन से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन वी एज हैपन, ए के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जब बी हो चुकी हो। चूंकि ए और बी का होना स्वतंत्र है, तो बी के होने या ना होने का कोई असर ही नहीं होगा, तो ये सिंपल पी ए के बराबर हो गई। जैसे अगर इस एग्जाम्पल के रेफरेंस में देखें अपन, तो ये कह रहा है समस्या के हल होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जबकि सिक्के पर हेड आ चुका हो। सिक्का आपने उछाला, हेड आ गया, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, होने की प्रायिकता। हेड आने या ना आने का कोई रिलेशन ही नहीं है, हेड आ जाए तब भी वो वही चीज़ है, और हेड नहीं आए तब भी प्रॉब्लम सॉल्व होने के उतने ही चांसेज हैं, तो ये पी ए के बराबर हो गया। और अगर यहाँ देखते आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए, बी के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जब ए हो चुकी हो, ये पी बी के बराबर होगी। वही सेम आर्गूमेंट, क्योंकि ए या बी का होना एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है, तो ए के होने की प्रायिकता जब बी हो चुकी हो वो पी ए के बराबर होगी। इसी तरह बी के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जब ए हो चुकी हो वो पी बी के बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या है, अभी अपन ने थ्योरम लिखी थी, थ्योरम क्या लिखी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए एज हैपन, ए और बी के साथ साथ होने की प्रायिकता। क्या लिखा था आपने, एक घटना के होने की प्रायिकता इनटू दूसरी के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जब ए हो चुकी हो, लेकिन वो प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जैसे यहाँ आएगा पी ए इंटू पी बी ऑब्लिक ए, लेकिन ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए और बी इंडिपेंडेंट है तो पी बी के बराबर है, तो ये सिंपल पी बी के बराबर आ गई। यानी कि दोबारा से ए और बी के साथ साथ होने की प्रायिकता, ए के होने की प्रायिकता इनटू बी के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जब ए हो चुकी हो, लेकिन जब ए हो चुकी हो और बी के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता पी बी के बराबर है क्योंकि स्वतंत्र है, तो ये आ गया। या इसको दूसरे सिंबल से लिख सकते हैं आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, तो ये क्या आ जाएगा, पी ए इंटू पी बी। अच्छा, जब दो घटनाओं का होना इंडिपेंडेंट है तो उनका ना होना भी इंडिपेंडेंट होता है। यदि दो घटनाओं का होना स्वतंत्र है तो उनका ना होना भी स्वतंत्र होता है। जैसे भी ए और बी क्या लिख रहे थे अपन, ए तो क्या है, समस्या का हल होना, और बी कौन सी घटना है, सिक्के पर हेड आना। तो हेड आने से समस्या के हल होने या ना होने पे कोई रिलेशन नहीं है, तो समस्या का हल ना होना और सिक्के पर हेड ना आना ये भी इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए भी रिजल्ट लिख सकते हैं आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू बी बार, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। यानी दो घटनाओं के ना होने की प्रायिकता का गुणा उनके अलग अलग ना होने की प्रायिकता का गुणा हो गए। ये इंडिपेंडेंट में चल रहा है, तीन घटनाओं के लिए भी लिख सकते हैं आप इसमें। यदि ए बी सी तीनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, या कह सकते हैं परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तब क्या होगा, फिर लिख सकते हैं तीनों के साथ साथ होने की प्रायिकता, ए के होने की प्रायिकता इनटू दूसरे के होने की जब पहली हो चुकी हो, लेकिन चूंकि स्वतंत्र है तो वो सिंपल बी के होने की प्रायिकता के बराबर हो गई। और फिर ये सी के होने की प्रायिकता, जब इनका होना है स्वतंत्र है तो ना होना भी स्वतंत्र है, ना होना भी स्वतंत्र है तो क्या लिख सकते हैं आप, ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार। ये तीन घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं ए बी सी। एन घटनाएं हों तो उनके लिए भी लिख सकते थे। यदि
A1 A2 A3 डॉट 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 AN n स्वतंत्र घटनाएं हों। स्वतंत्र घटनाएं, पहले आपने परस्पर स्वतंत्र घटनाएं लिखी, वो एक ही बात है, स्वतंत्र घटनाएं हों, तब इन सभी के साथ साथ होने की प्रायिकता का गुणा A1 इंटू A2 इंटू A3 डॉट 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 AN उनके अलग अलग होने की प्रायिकताओं के गुणा के बराबर होगी। वो लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ AN तो होगी। और इसी तरह से अगर ना होने का लिखना हो, जब इनका होना स्वतंत्र है तो ना होना भी स्वतंत्र है, वो भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू A1 बार A2 बार A3 बार डॉट 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 AN बार। पहले इंटरसेक्शन का सिंबल लगा रहे थे, अब नहीं लगाया है, दोनों का मतलब एक ही है। तो क्या हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 बार डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ AN बार। ये हुआ। तो ये दो घटनाओं, तीन से ज़्यादा घटनाओं, सभी के लिए ये प्रायिकता का गुणन प्रमेय रहा। ये आपने लिखा है, एक बार दोबारा से सबको पढ़ लेते हैं। प्रायिकता का गुणन प्रमेय, दो घटनाओं ए और बी के साथ साथ घटने की प्रायिकता, घटना ए के घटने की प्रायिकता और घटना बी के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जबकि ए हो चुकी हो के गुणनफल के बराबर होती है। दोबारा से, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी साइमल्टेनियसली इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर PA इंटू PB, या इसको ये भी लिख सकते थे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू बी बराबर PA इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऑब्लिक A। यानी एक घटना के होने की प्रायिकता, या कह सकते हैं ए के होने की प्रायिकता इंटू बी के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जबकि ए हो चुकी हो। दोबारा से इसी प्रकार इसको बी के साथ लिख सकते हैं। इसी प्रकार दो घटनाओं ए और बी के साथ साथ घटने की प्रायिकता, घटना बी की प्रायिकता और घटना ए के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जबकि बी हो चुकी हो, इनके गुणनफल के बराबर होगी। जैसे पहले लिखा था, पहले क्या लिखा था आपने, पहले लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ AB, वो किसके बराबर, ए के होने की प्रायिकता इंटू बी के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जब ए हो चुकी हो। और अब क्या लिख दिया है, और अब इसको लिख दिया है, दोबारा देख सकते हैं आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ AB यानी बी के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता, दोबारा से ए और बी के साथ साथ होने की प्रायिकता, बी के होने की प्रायिकता इंटू ए के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जब बी हो चुकी हो, यही आपने लिखा है। तो इस तरह से ये प्रायिकता का गुणन प्रमेय हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि ए बी सी कोई तीन घटनाएं हों, तब इफ ए बी सी आर एनी थ्री इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर PA इंटू P प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऑब्लिक A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C ऑब्लिक A इंटरसेक्शन B। यानी कि तीन घटनाओं के लिए जो पहले लिख रहे थे वो दोबारा से लिख दिया। इसको आप इंटरसेक्शन की बजाय इंटू में भी लिख सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू B इंटू C, ये हो गया PA इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऑब्लिक A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C ऑब्लिक A इंटरसेक्शन B या सिंपली AB। इस तरह से ये तीन घटनाओं के लिए प्रायिकता का गुणन प्रमेय रहा। इसी प्रकार यदि A1 A2 A3 अप टू AN कोई n घटनाएं हों, इफ A1 A2 A3 अप टू AN आर n इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस, उनके साथ साथ होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डॉट 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 इंटरसेक्शन AN। तो A1 के होने की प्रायिकता इंटू A2 के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जब A1 हो चुकी हो, फिर A3 के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जब A1 और A2 हो चुकी हो,
डॉट 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 an के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जबकि a1, a2, a3 अप टू an-1 हो चुकी हूँ। तो इसको आपने लिख सकता है, यहाँ इंटरसेक्शन का सिंबल बना रखा है, आप इसको दोबारा से लिख दूँ मैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट 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 an, यानी n घटनाओं के साथ साथ होने की प्रायिकता। क्या लिखा था पहले, उसी को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। a1 के होने की प्रायिकता यही लिखा है, इंटू a2 के होने की प्रायिकता जब a1 हो चुकी है, इंटू a3 के होने की प्रायिकता जब a1 a2 दोनों हो चुकी हैं, डॉट 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 an के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जब a1 से लेके an-1 तक हो चुकी हैं। तो ये आपका प्रायिकता का गुणन प्रमेय रहा, और उसके 2 घटनाओं के लिए लिखा आपने, उसी को फिर 3 घटनाओं के लिए लिखा, और उसी को n घटनाओं के लिए लिखा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये स्वतंत्र घटनाओं की बात हो गई। यदि a और b 2 स्वतंत्र घटनाएं हों तब a के होने पर b के होने या ना होने का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a ऑब्लिक b इक्वल टू pa, पहले अपन डिस्कस कर चुके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ b ऑब्लिक a इक्वल टू pb। इस स्थिति में प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b वो pa इंटू pb के बराबर आ जाता है, या इसको दोबारा से लिख दें बिना इंटरसेक्शन के इंटू से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बराबर पी ए इंटू पी बी के बराबर हो गया। ये बार बार रिपीट करने का पर्पज़ यही है कि जो भी है आपको, जिन लोगों को याद नहीं है वो याद हो जाएं। तो किन्हीं 2 घटनाओं के लिए इसको दोबारा देखते हैं। फिर स्वतंत्र घटनाओं के लिए प्रायिकता का गुणन प्रमेय, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पहले अपन ने लिखा ही था, अब ये इंडिपेंडेंट के लिए दोबारा से लिख देते हैं उसी को। यदि a और b 2 स्वतंत्र घटनाएं हों तब प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू pa इंटू पी बी, और यू कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इक्वल टू pa इंटू पी बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी a और b का साथ साथ होना, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b वही है, देयर साइमल्टेनियस अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस। दोबारा पढ़ लेते हैं। इस प्रकार 2 स्वतंत्र घटनाओं a और b के साथ साथ घटने की प्रायिकता उनके अलग अलग घटने की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होती है। एक बार और, thus if a and b are 2 independent events then the probability of occurrence of 2 independent events a and b simultaneously is equal to the product of their separate probabilities of occurrence। तो ये हुआ आपका। फिर आगे बढ़ते हैं। ये 2 घटनाओं के लिए जो अपन ने पहले लिखा था वही रीडिंग लगा ली। अब चूंकि घटनाओं ए और बी का होना स्वतंत्र है, इसलिए इन घटनाओं का ना होना भी स्वतंत्र है। पहले अपन ने देखा एग्जाम्पल, ए जैसे आपके द्वारा समस्या का हल करना, बी सिक्के को उछालने पर हेड आना, ये स्वतंत्र है। तो समस्या का हल ना होना और सिक्के पर हेड ना आना वो भी स्वतंत्र है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, यानी कि ए और बी दोनों में से किसी का ना होना उनके अलग अलग ना होने की प्रायिकता के गुणन के बराबर है। या दोबारा लिख दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू बी बार बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। एक ही बात को बार बार लिखा है और दोनों सिंबल से लिखा है। अब 3 घटनाओं की बात आ गई। यदि ए बी सी कोई 3 स्वतंत्र घटनाएं हों तब if A, B, C are any 3 independent events then probability of A intersection B intersection C equal to PA into PB into PC, मतलब तीनों के अलग अलग होने की प्रायिकताओं के गुणन के बराबर हो गई। दोबारा से लिख दिया उसी चीज़ को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी यानी कि ए बी सी के साथ साथ होने की प्रायिकता किसके बराबर हो गई, ए के होने की प्रायिकता इंटू बी के होने की प्रायिकता इंटू सी के होने की प्रायिकता। तीनों का होना इंडिपेंडेंट है तो तीनों का ना होना भी इंडिपेंडेंट है, इसलिए अपन ने ये लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, यानी कि तीनों के ना होने की प्रायिकता बराबर उनके अलग अलग ना होने की प्रायिकताओं के गुणन के बराबर, यानी पी ए बार डॉट पी बी बार डॉट पी सी बार। इसको फिर दूसरे सिंबल में लिख देते हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार,
ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार, ये हो गया। तो ये 3 घटनाओं के लिए आपने प्रमेय लिखी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब n घटनाओं के लिए जनरलाइजेशन, यदि a1 a2 a3 an कोई n स्वतंत्र घटनाएं हों देन तब प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन an डॉट 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 इंटरसेक्शन an, तो क्या हो जाएगा, ये सभी घटनाओं के अलग अलग होने की प्रायिकताओं के गुणन के बराबर हो गया। फिर दोबारा से दूसरे सिंबल में लिख देता हूँ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट 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 an, ये बराबर हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a3 डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ an। तो जिन लोगों को पहले से याद है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, याद नहीं है तो बार बार आपको दोनों सिंबल में लिखना है, बार बार देखना है इसको, तो देखते देखते ही आपको ये याद हो जाएगा। फिर आगे, चूंकि इन घटनाओं का होना इंडिपेंडेंट है इसलिए इन सभी घटनाओं का ना होना भी इंडिपेंडेंट है, ना होना भी स्वतंत्र है। सिंस अकरेंस ऑफ दीज इवेंट्स इज इंडिपेंडेंट देयरफॉर नॉन अकरेंस ऑफ दीज इवेंट्स इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो देयरफॉर ना होने के लिए लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 बार इंटू a2 बार इंटू a3 बार डॉट 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 an बार बराबर a1 के ना होने की प्रायिकता इंटू a2 के ना होने की प्रायिकता इंटू a3 के ना होने की प्रायिकता डॉट 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 an के ना होने की प्रायिकता। इसको फिर दूसरे सिंबल में लिख देता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 बार इंटू a2 बार इंटू a3 बार डॉट 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 an बार, ये बराबर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a3 बार डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ an बार। यानी n स्वतंत्र घटनाएं हों तो उनमें से किसी के भी ना होने की प्रायिकता उनके अलग अलग ना होने की प्रायिकताओं के गुणन के बराबर होती है। तो ये आपका प्रायिकता की गुणन प्रमेय की बात रही। और फिर इसके ये तो जनरल इवेंट्स के लिए लिखा पहले, फिर स्वतंत्र घटनाओं के लिए लिखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन पे कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आ गए। ताश की गड्डी से एक एक करके 2 पत्ते निकाले जाते हैं तथा पहले को वापस नहीं रखा जाता है। निकाले गए पत्तों में पहला इक्का और दूसरा पत्ता दरबारी होने की प्रायिकता है। दरबारी कौन से पत्ते होते हैं, या राजा या रानी या गुलाम। दोबारा से पढ़ते हैं। 2 cards are drawn 1 by 1 from a well shuffled pack of 52 playing cards. First one is not put back. Find the first ace and second court card to appear. ये निकालना है कि पहला पत्ता तो क्या हो, इक्का वाला हो, और दूसरा कोई कोर्ट कार्ड हो, फेस कार्ड हो, दरबारी हो। तो मान लेते हैं, माना ये तो क्या है, ताश की गड्डी से इक्का निकालने की घटना है। इक्का निकालने की घटना क्या है, ए है। और दूसरी घटना क्या है आपकी, बी। बी क्या है, दरबारी निकालने की घटना है। दरबारी पत्ता निकालने की घटना है। अब आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, दोनों घटनाओं के साथ साथ होने की प्रायिकता वो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ताश की गड्डी से एक एक करके 2 पत्ते निकाले गए हैं तथा पहले को वापस नहीं रखा जाता है। तो निकाले गए पत्तों में पहला इक्का व दूसरा पत्ता दरबारी होने की प्रायिकता। तो पहले तो क्या आएगा, पहला पत्ता तो आपके पास आ गया, इक्का आ गया। अब दूसरा कौन सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जबकि ए हो चुकी हो, यानी कि इक्का निकाला जा चुका हो। तो पहले 52 पत्ते हैं, उसमें इक्के कितने हैं 52 में, 4 इक्का हैं। पान का इक्का, ईंट का इक्का, चिड़ी का इक्का या हुक्म का इक्का। तो 4/52 आ गया। अब जो पहला वाला पत्ता है वो उसमें नहीं रखा, वो नहीं रखा और दूसरा पत्ता निकाल लिया। तो उसमें कितने पत्ते रह गए कुल, 51। और 51 में दरबारी कितने, इक्का ही तो कम हुआ है, इक्का दरबारी नहीं होता। तो दरबारी वही 12 हैं, 4 राजा हैं, 4 रानी हैं, 4 गुलाम हैं।
तो वो कितने आ जाएंगे आपके पास 12/51, ये वाला रहा। अब इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। ये यहाँ से आपका आ गया ये 13, तो कितना आ गया ये आ गया 12/13 × 51। कैलकुलेशन कर लेंगे। क्या था, पहला पत्ता उसमें से निकाला, लेकिन उसको बिना रखे हुए दूसरा पत्ता निकाला। इफ़ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1, एक एक करके निकाले। पहला पत्ता तो इक्का आ जाए और दूसरा दरबारी पत्ता आ जाए। तो इक्का आने की प्रायिकता तो कितनी थी, 4/52, क्योंकि उसमें कुल 52 पत्ते थे और 4 इक्के होते हैं। अब पहला पत्ता दोबारा नहीं रखा है तो गड्डी में कितने हो गए, 51 पत्ते रहे। दरबारी कितने हैं उसमें, 12, तो 12/51। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। एग्जाम्पल 75, ए और बी 2 बॉक्स हैं। बॉक्स ए में 8 बल्ब हैं, जिनमें से 3 फ्यूज हैं। ए और बी 2 बॉक्स हैं, ए बॉक्स हो गया और ये बी बॉक्स हो गया। इसमें सही बल्ब और ये फ्यूज बल्ब, ये अपन देख लेते हैं कितने कितने दे रखे हैं। हाँ देखिए, बॉक्स ए में 8 बल्ब हैं, जिनमें से 3 फ्यूज हैं। मतलब 3 फ्यूज हैं तो 5 सही हैं, 8 बल्ब हो गए इसमें। बॉक्स बी में 5 बल्ब हैं, जिनमें से 2 फ्यूज हैं और 3 सही वाले हो गए। टोटल 5 हैं, तो ये हो गए। प्रत्येक बॉक्स में एक बल्ब यादृच्छा चुना जाता है। दोनों चुने बल्बों के सही होने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। ए एंड बी आर 2 बॉक्सेज। इन ए बॉक्स ए 3 बल्ब्स डिफेक्टिव आउट ऑफ 8। 8 में से 3 डिफेक्टिव हैं। टोटल 8 थे, 3 आपके डिफेक्टिव हो गए, 5 फेयर हो गए, गुड हो गए। इन बॉक्स बी 2 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, lot of 5. Select one bulb randomly from each box. Find the probability that both bulb are good. दोनों ही बल्ब गुड हों। प्रोबेबिलिटी चुने दोनों बल्ब सही होने की, ये प्रायिकता आपको कैलकुलेट करनी है। क्या किया था आपने, दोनों से एक एक बल्ब निकालना है। तो यानी कि पहले वाले से भी सही बल्ब आए, बॉक्स ए से सही बल्ब निकालने की प्रायिकता इनटू बॉक्स बी से सही बल्ब निकालने की प्रायिकता। और ए से कौन सा बल्ब निकल रहा है, बी से कौन सा बल्ब निकल रहा है, इंडिपेंडेंट है। अगर ए से आपने निकाला सही बल्ब आ गया, तो बी से निकालेंगे तब कैसा आएगा, सही भी आ सकता है, खराब भी आ सकता है, यानी कि वो दोनों इंडिपेंडेंट केस हैं। तो ए में कितने बल्ब हैं, 8, सही कितने हैं उसमें से 5, तो सही आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 5/8 हो गई। बी में कितने बल्ब हैं, बी में 5 बल्ब हैं, सही कितने हैं उसमें 3, तो ये 3/5 हो गई। 5 5 कैंसिल हो गए, तो 3/8 प्रायिकता हो गई। दोबारा देख सकते हैं क्या था क्वेश्चन, एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लें। बेहद आसान क्वेश्चन। ए और बी 2 बॉक्स हैं। बॉक्स ए में 8 बल्ब हैं, जिनमें से 3 फ्यूज हैं। 3 फ्यूज हैं तो 5 सही हो गए। और बॉक्स बी में 5 बल्ब हैं, जिनमें से 2 फ्यूज हैं। 2 फ्यूज हैं तो 3 सही हो गए। अब दोनों बॉक्स, प्रत्येक बॉक्स में से एक एक बल्ब निकाला जाता है। तो दोनों चुने गए बल्बों के सही होने की प्रायिकता, तो दोनों सही होंगे तो क्या होगा, बॉक्स ए से भी सही बल्ब आना चाहिए और बॉक्स बी से भी सही बल्ब आना चाहिए। ए से सही बल्ब आने की प्रायिकता कितनी होगी, ए में कुल कितने बल्ब हैं, ए में कुल 8 बल्ब हैं, जिनमें से 5 सही हैं। तो कुल तरीके तो 8 हो गए और सही बल्ब निकालने के 5 हो गए। तो ए से सही बल्ब निकालने की प्रायिकता 5/8। इसी तरह से बी से सही बल्ब निकालने की प्रायिकता, बी में कुल बल्ब 5 हैं, 3 सही हैं, तो 3/5 गुणा कर दिया, 5 5 कैंसिल, 3/8 आ गया। 76 घटनाएं ए और बी 2 स्वतंत्र घटनाएं। अब आपको लिख रखा है अपने आप स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए और बी दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता 1/6 है। यानी क्या दिया है आपको वो अपन लिखते जाते हैं। दोनों के साथ साथ होने की प्रायिकता 1/6 है। और दोनों में से किसी के ना घटित होने की प्रायिकता 1/3 है। साथ साथ क्या दे रखा है, दोनों के ना घटित होने की, ए भी ना हो, बी भी ना हो, ये 1/3 है। तब पी का मान ज्ञात करो। क्या दे रखा है आपको, ए और बी 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं,
ए और बी के साथ साथ होने की प्रायिकता 1/6 और दोनों के साथ साथ ना होने की प्रायिकता 1/3 है, तब बी के घटित होने की प्रायिकता पूछिए। दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, द probability that both A and B occur is 1/6 and the probability that neither of them occurs is 1/3, then find the probability of B। तो देखिए पहले आपको दे रखा है probability of A into B, इसका मतलब आपने लिख दिया PA into PB बराबर 1/6। एक इक्वेशन तो एक रिलेशन ये आ गया आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी 1/6 है, ए और बी इंडिपेंडेंट है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी क्या हो गया, पी ए इंटू पी बी, वो 1/6 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू बी बार, किसी के भी ना होने की प्रायिकता, जब इनका होना इंडिपेंडेंट है तो ना होना भी इंडिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, ये 1/3 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार को क्या लिखा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ना होने की प्रायिकता 1 माइनस ए के होने की प्रायिकता। इसी तरह से यहाँ क्या लिखेंगे अपन, 1 माइनस बी के होने की प्रायिकता, ये 1/3 हो गया। इनको गुणा कर दिया, फिर क्या आएगा, 1 इंटू 1 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/3। अब पी ए इंटू पी बी की वैल्यू पहले से है आपके पास, कितना दे रखा है ऊपर, 1/6, वो वैल्यू रख देते हैं। दिस एम्प्लाइज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस 1/6 बराबर 1/3। अब पी ए इंटू पी ए प्लस पी बी उस साइड ले जाते हैं और 1/3 लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/6 बराबर पी ए प्लस पी बी। 1 माइनस 1/3 2/3, 2/3 प्लस 1/6 यानी 4/6 प्लस 1/6 5/6 हो गया। तो ये पी ए प्लस पी बी बराबर 5/6 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 पहले से आपके पास थी, वो मैं दोबारा लिख देता हूँ। पी ए इंटू पी बी, ये 1/6 हो गया। पी बी कैलकुलेट करनी थी तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इनको हल करने पर, सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, इन्हें हल करने पर, हल करने पर क्या आएगा, पी ए बराबर 1/2 और पी बी बराबर 1/3। देखना 1/2 इंटू 1/3 करेंगे तो 1/6 आ जाएगा और 1/2 प्लस 1/3 करेंगे तो 5/6 आ जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं इसको, या पी ए बराबर 1/3 और पी बी बराबर 1/2। भाई दोनों सेम है, कोई अंतर तो दे नहीं रखा। तो पी ए बराबर 1/2 है तो पी बी बराबर 1/3 हो गई, और पी ए बराबर 1/3 है तो पी बी बराबर 1/2 हो गई। तो फाइनली ये आपके आंसर आ गए। दोबारा पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। आपको दे रखा है दो घटनाएं ए और बी हैं और दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, और ए और बी दोनों के साथ साथ होने की प्रायिकता दे रखी है 1/6 और दोनों के साथ साथ ना होने की प्रायिकता दे रखी है आपको 1/3। तो इनकी सहायता से क्या किया आपने, दो इक्वेशंस बनाई। एक इक्वेशन तो आ गई आपके पास पी ए इंटू पी बी बराबर 1/6 और थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद एक आ गया पी ए प्लस पी बी बराबर 5/6। आपने पी ए इंटू पी बी बराबर 1/6 को यहाँ लिख लिया। आप दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, तो आप अंतर निकाल लें, फिर आप सॉल्व कर लें। और बहुत छोटी छोटी संख्याएं थी, बहुत पॉपुलर हैं, तो वो अपन डायरेक्ट लिख दिया। 1/2 प्लस 1/3 5/6 होता है और 1/2 इंटू 1/3 1/6 होता है। तो उससे आपने लिख दिया पी ए बराबर 1/2 तो पी बी बराबर 1/3, या पी ए 1/3 हो जाए तो पी बी बराबर 1/2। यानी कि बी घटना के होने की प्रायिकता 1/2 भी हो सकती है और 1/6 भी हो सकती है। तो उस तरह से ये क्वेश्चन रहा। कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट। पहले एक अपन एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इस पे आते हैं।
सपोज आपने 2 सिक्के उछाले, 2 सिक्कों की एक उछाल का सैंपल स्पेस क्या आएगा? हो सकता है 2 हेड आ जाएं, हो सकता है 1 हेड आए, हो सकता है 1 भी हेड नहीं आए। तो अपन यहाँ डिस्कस करते हैं कि कम से कम 1 हेड आने की घटना। क्या ले रहे हैं अपन? कम से कम 1 हेड। तो कम से कम 1 हेड का मतलब है 1 या 1 से अधिक हेड, और प्लस 1 भी हेड नहीं, ये मिला के सारा सैंपल स्पेस हो जाता है। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता, ये पूरा सर्टेनिटी हो गई। यानी कम से कम 1 हेड का आना प्लस किसी भी हेड का ना आना, पूरा सैंपल स्पेस हो गया। पूरा सैंपल स्पेस यानी कि 100% अक्रेंस, और 100% अक्रेंस की प्रायिकता 1 होती है। तो कम से कम एक घटना का होना प्लस किसी भी घटना का ना होना, ये 1 के बराबर हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट 1 इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ नो इवेंट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता, किसी घटना के ना होने की। तो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आ गया एक आपको ये। तो इसकी सहायता से अपन जब भी किसी घटना के ना होने की प्रायिकता निकालना होगा या कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता निकालनी होगी तो उससे निकाल सकते हैं। तो कम से कम एक घटना का होना प्लस किसी घटना का ना होना मिला के पूरा सैंपल स्पेस हो जाता है। अपन देखो फिगर बना सकते हैं इसके। जैसे ए और बी 2 इवेंट हैं, ये इवेंट ए हो गई, ये इवेंट बी हो गई, ये ए और ये बी, और ये पूरा सैंपल स्पेस हो गया। तो ए यूनियन बी ये कम से कम एक घटना के होने को व्यक्त करता है। ये ए यूनियन बी किसको व्यक्त कर रहा है? हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट 1 इवेंट, कम से कम एक घटना का होना। अब अपन लेते हैं किसी घटना का ना होना। ये दोनों के आउटसाइड ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये कोई भी घटना नहीं हो रही। दोनों सर्किल के बाहर वाला जो पोर्शन है वो किसी भी घटना का ना होना इसको व्यक्त कर रहा है। दोनों मिला के क्या है? पूरा सैंपल स्पेस हो गया। दोनों एक दूसरे की पूरा घटनाएं हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ए बार इंटरसेक्शन बी बार किसी घटना का ना होना। तो जो अपन पहले भाषा में कह रहे थे वही आप फिगर से दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर अपन दोनों को जोड़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कम से कम एक घटना का होना 1 माइनस किसी भी घटना का ना होना, तो ये बराबर आ गया। तो फाइनली आप ये याद करके रखेंगे, कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता। अब ये सिंबल में लिख दिया, n घटनाओं के लिए लिख दिया। यदि A1 A2 A3 अप टू n घटनाएं हों तब कम से कम एक घटना का होना और किसी घटना का ना होना परस्पर अपवर्जी और पूरक घटनाएं हैं। इसलिए देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम एक प्रायिकता कम से कम एक घटना के होने की प्लस प्रायिकता किसी घटना के ना होने की बराबर 1। यही फिर सिंबल में लिख दिया नीचे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट 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 यूनियन AN बराबर 1 माइनस किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता। तो ये एक बहुत बढ़िया रिलेशन है। जिन लोगों को अगर पहले से याद नहीं है तो इसको पहले से याद करके रखेंगे। ये आगे दोबारा पढ़ लेते हैं। इफ़ A1 A2 A3 up to AN are n events, then occurrence of at least 1 event and occurrence of no event are mutually exclusive and complementary events. Therefore, probability of occurrence of at least 1 plus probability of no event equal to 1 और उसको सिंबल में लिख दिया। अभी अपन ने यही किस्मत दिखाया था, ग्राफ से दिखाया था। तो जब भी आपको कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता निकालनी होगी
क्या करेंगे अपन, 1 माइनस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता। एक मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, अभी एक बार और पढ़ लेते हैं फिर एग्जाम्पल देखते हैं। यदि A1 A2 A3 अप टू AN परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हों, स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो क्या हो जाएगा, किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता उनके अलग अलग ना होने की प्रायिकताओं के गुणन के बराबर होती है। तो दोबारा लिख देते हैं, इफ़ A1 A2 A3 अप टू AN आर एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इवेंट, कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता 1 माइनस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता, और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता उनके अलग अलग ना होने की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको यहीं पर, सपोज A और B दो छात्र हैं, दो विद्यार्थी हैं, A और B दो विद्यार्थी हैं, दो स्टूडेंट्स हैं। A के द्वारा किसी समस्या को हल करने की प्रायिकता 1/2 है और B के द्वारा किसी समस्या को हल करने की प्रायिकता 1/3 है। अब आपसे कहा कि A और B दोनों को प्रॉब्लम दे दी तो क्या प्रायिकता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दोबारा से, A और B दो विद्यार्थी हैं और उनके द्वारा किसी समस्या को हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2 और 1/3 है। तब क्या प्रायिकता है कि समस्या हल हो जाए। A और B दोनों को दे दी समस्या हल होने की, तो समस्या कब हल हो जाएगी, A हल कर लेगा तब भी समस्या हल हो जाएगी, B सॉल्व कर लेगा तब भी समस्या हल हो जाएगी, A और B दोनों कर लेंगे तब भी समस्या हल हो जाएगी। A और B दोनों ट्राई करते हैं तो क्या क्या संभावना है, A और B दोनों सॉल्व कर लें, A सॉल्व करे B नहीं करे, A नहीं करे B सॉल्व कर ले, A और B दोनों ही सॉल्व नहीं करें। ये 4 केस हैं अपने पास। आपको क्या लेना है कि समस्या हल हो जाए कब हो, जब A और B दोनों को दी जाए। तो हो सकता है दोनों सॉल्व कर लें, हो सकता है A सॉल्व करे B सॉल्व नहीं करे, हो सकता है A सॉल्व नहीं करे B सॉल्व कर ले, हो सकता है कोई भी नहीं करे। आपको कौन से केस लेने हैं, ये वाले तीनों केस काउंट करने हैं आपको। लेकिन तीनों को करने की बजाय अपन क्या करेंगे कि A बार B बार इसका निकालेंगे और एक में से घटा देंगे। तो प्रोबेबिलिटी समस्या हल होने की, चूंकि प्रायिकता समस्या हल होने की, इसका मतलब क्या है, समस्या A और B में से कम एक के द्वारा हल होने की, A और B में से कम एक द्वारा समस्या हल होने की, कम से कम एक के द्वारा समस्या हल होने की। तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख देंगे अपन 1 माइनस किसी के द्वारा समस्या हल ना होने की, किसी के द्वारा समस्या हल ना होने की यानी कि A के द्वारा भी समस्या हल ना होने की, B के द्वारा भी समस्या हल ना होने की, और चूंकि इनके द्वारा इंडिपेंडेंट है तो A बार इंटू B बार हो गया। एक बार दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन आपने, A और B दो विद्यार्थी हैं, A के द्वारा किसी समस्या को हल करने की प्रायिकता 1/2 है, B के द्वारा उसी समस्या को हल करने की या किसी समस्या को हल करने की प्रायिकता 1/3 है। अब A और B दोनों विद्यार्थियों को एक समस्या दे दी जाती है कि आप इसको सॉल्व करो। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या प्रायिकता है कि समस्या हल हो जाएगी। समस्या हल होने के कौन कौन से केस हैं, A और B दोनों सॉल्व कर लें तब भी समस्या हल हो जाएगी, A सॉल्व कर ले B सॉल्व नहीं करे तब भी समस्या हल हो जाएगी, A सॉल्व नहीं करे B समस्या हल कर ले तब भी हो जाएगी, और दोनों नहीं करें तब नहीं होगी। तो टोटल 4 केस बने। तो समस्या हल करने की कंडीशन कौन सी बैठ रही है, जब कम से कम एक के द्वारा समस्या हल हो जाए, और कम से कम एक के द्वारा समस्या हल हो जाए यानी 1 माइनस किसी के द्वारा समस्या हल नहीं हो, 1 माइनस समस्या A के द्वारा भी हल ना हो और B के द्वारा भी हल ना हो, दोनों के द्वारा हल ना होना अलग अलग उनके द्वारा हल ना होने के गुणा के बराबर। बस अब इसी में वैल्यू रख देते हैं और आंसर आ जाएगा। इसको अपन अब इधर लिख लेते हैं। तो देखिए ये हो गया 1 माइनस A के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता 1/2 थी तो ना करने की 1 माइनस 1/2, B के द्वारा समस्या हल होने की 1/3 थी तो ना करने की 1 माइनस 1/3। तो कितना हो गया 1 माइनस 1/2 इंटू 2/3 यानी कि 1 माइनस 1/3, ये 2/3 हो गई।
यानी कि कम समस्या हल होने की, कम से कम एक के द्वारा समस्या हल होने की, वो 2/3 प्रायिकता आ गई। तो इस तरह से ये आपके पास कम से कम एक विद्यार्थी के द्वारा समस्या हल होने की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 77, 10 अफसर और 20 क्लर्कों में से 15 की एक समिति बनानी है। 10 अफसर हैं और 20 क्लर्क हैं, उनमें से 15 की एक समिति बनानी है। इस समिति में कम से कम एक अफसर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ए कमेटी ऑफ 15 आउट ऑफ 10 ऑफिसर्स एंड 20 क्लर्क्स इज टू बी फॉर्म्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी हैज एट लीस्ट 1 ऑफिसर। तो देखिए, ये तो ऑफिसर की बात हो गई और एक आपके क्या है, क्लर्क की बात हो गई। तो वो कह रहा है कितने की कमेटी बनानी है आपको कमेटी बनानी है 15 की। कितने में से? 10 अफसर हैं और 20 क्लर्क हैं। तो वो कह रहा है कि कम से कम ऐसी कमेटी बनानी है 15 लोगों की जिसमें कम से कम एक अफसर हो। कमेटी कितने तरह से बन सकती है? हो सकता है एक भी अफसर ना हो, 15 के 15 आपने इसमें से ले लिए। दोबारा से पढ़ लें। 10 अफसर और 20 क्लर्कों में से 15 की एक समिति बनानी है। इस समिति में कम से कम एक अफसर होने चाहिए। तो अपन ये देखते हैं टोटल केस कितने बनेंगे। हो सकता है 0 अफसर हो और 15 क्लर्क हो जाएं, 1 अफसर हो 14 क्लर्क हो जाएं, 2 अफसर हो 13 क्लर्क हो जाएं, 3 अफसर हो और ये 12 क्लर्क हो जाएं, डॉट डॉट डॉट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 अफसर हों और ये 5 क्लर्क हो जाएं। 15 की समिति बनानी है तो ये वाले केस हो सकते हैं। तो आपको कौन से केस कैलकुलेट करने? वो कह रहा है कम से कम एक अफसर होना चाहिए। यानी कि एक अफसर 14 क्लर्क हो सकते हैं, 2 अफसर 13 क्लर्क हो सकते हैं, 3 अफसर 12 क्लर्क हो सकते हैं, 4 11 हो सकते हैं, 5 10 हो सकते हैं, 6 9 हो सकते हैं और लास्ट में 10 अफसर और 5 क्लर्क हो सकते हैं। 11 अफसर भी हो सकते हैं क्या? हो तो सकते हैं, पर 11 लाएंगे कहाँ से? अपने पास 10 ही अफसर हैं। तो ये सारे केस आपको लेने कि कम से कम एक अफसर वाली कमेटी होनी चाहिए। तो ये तो 10 केस जोड़ने पड़ेंगे, लेकिन इनको करने की बजाय अपन क्या करें? आपने पढ़ रखा है कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता 1 के बराबर होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा सिंस प्रायिकता कम से कम एक अफसर वाली समिति बनाने की प्लस एक भी अफसर ना होने की, यानी कि प्लस बिना अफसर समिति, बिना अफसर के, यानी कि अफसर लिया ही नहीं है आपने, अफसर के समिति बनाने की प्रायिकता। ये दोनों मिलके किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। तो बजाय इन 10 केस को कैलकुलेट करने के वही करेंगे और एक में से घटा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर प्रायिकता कम से कम एक अफसर वाली समिति बनाने की, कम से कम एक अफसर वाली समिति बनाने की, वो कितना हो जाएगा? 1 माइनस बिना अफसर के समिति बनाने की प्रायिकता। बिना अफसर का मतलब क्या है? मतलब कोई भी अफसर नहीं हो। कोई भी अफसर नहीं हो तो क्या है कि सारे कैंडिडेट अपन कहाँ से ले लें? क्लर्कों में से ही ले लें। कुल कितने लोग हैं? 10 अफसर और 20 क्लर्क, तो 30 हैं। तो 30 में से 15 लेने की स्थितियां तो बन गई 30C15। और जब आप अफसर ले ही नहीं रहे हैं तो सारे क्लर्कों में से लेने पड़ेंगे, तो 20C15। ये कैलकुलेशन ज़्यादा होगी तो अपन इसको ऐसे कैसे ही छोड़ देते हैं। 1 माइनस 20C15 अपॉन 30C15। ये कम से कम एक अफसर हो, एक अफसर लेकर बनने वाली समितियों की प्रायिकता हो गई, समिति बनाने की प्रायिकता हो गई। तो इस तरह से आप क्या है कि कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता पर डिपेंड आपने एक क्वेश्चन किया, और भी बहुत से क्वेश्चन करने। तो ये क्या हुआ? आपको लास्ट में ये याद रखना है कि कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता वो होती है 1 माइनस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता। तो इस प्रकार आपने आज क्या है प्रायिकता का गुणन प्रमेय देखा,
और वो सामान्य घटनाओं के लिए भी देखा और स्वतंत्र घटनाओं के लिए भी, और उसके साथ फिर कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता की। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। फिर इस पर क्वेश्चंस करने हैं, अभी काफ़ी क्वेश्चंस करने हैं, इस पर क्वेश्चंस करेंगे और एक जो नए कॉन्सेप्ट बचे हैं वो पढ़ेंगे। सभी को नमस्कार।